हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हम लोगों ने कितने कितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। तो अब हम करने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जितने भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं एंड आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो इसी सीरीज में हम करेंगे आवर एनवायरनमेंट को भी, जिनमें कि आपके अपडेटेड सिलेबस होंगे ईयर 23, 24 एंड 25 के पीवाईक्यूज, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा एंड आप इसको केयरफुली करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे पहले ईयर 25 देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं एंड बहुत ही ध्यान से रीड करेंगे बच्चों। तो आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड एट ए डिफरेंट लेवल इन अ फूड चेन। बायोमैग्नीफाइड यानी बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, जब टॉक्सिसिटी का लेवल मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक क्या करता रहे, इंक्रीज करता रहे, तो उसको क्या बोला जाता है, बायोमैग्निफिकेशन। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा है इन सब में जो बायोमैग्निफाइड होगा डिफरेंट लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब जो टॉक्सिसिटी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे टॉपिक एंड देन टॉप ट्रॉपिक लेवल तक क्या होता रहे, इंक्रीज होता रहे उसकी टॉक्सिसिटी। तो वो क्या होगा इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, मैन्योर नहीं। DDT क्या है हमारा, DDT क्या है हमारा, क्या टॉक्सिक है यानी वीडीसाइड में यूज होता है। इसे कहीं भी प्लांट वगैरह में स्प्रे करेंगे तो कोई भी क्या होगा, गोट वगैरह खाएंगे, हर्बीवोर प्लांट्स को गोट वगैरह खा लेंगे, ग्रास वगैरह को, प्लांट्स वगैरह को, देन क्या हो जाएगा, यानी प्रोड्यूसर से टॉक्सिसिटी। DDT प्रोड्यूसर से कहाँ गया भाई, आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर है, देन उसको खाने वाला जो टॉप कंज्यूमर होगा, तो उनमें क्या होगा, धीरे धीरे टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर, तो इसे बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, C। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप रीड कर लेंगे, देखिए यहाँ किस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर डीकम्पोजर्स। तो आप लोग जानते हैं डीकम्पोजर्स क्या होता है भाई, एंड इसके एक एग्जांपल देने हैं और ये भी बताना है कि ये इकोसिस्टम में कैसे बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप इसको रीड करेंगे। पहली बात तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, खाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में बैक्टीरियाज आते हैं, फंजाई आते हैं। ठीक है, एंड ये कैसे मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, तो रिसाइकल न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीजें जब वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या एनिमल्स के, तो उनमें से जितने भी ये और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं वापस से सॉइल में। तो फर्स्ट थिंग तो वो रिसाइकल न्यूट्रिएंट करते हैं। दूसरा वेस्ट रिमूवल, वो क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेशन, डेड मैटर को एक जगह इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट होने से भी क्या करते हैं, बचाते हैं, क्योंकि वो उनको डीके कर देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन। फूड चेन को पहले देखेंगे, ग्रास, ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। ये आपका क्या है, फूड चेन है। इसमें बताना है आपको कि इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है थर्ड यानी कि फ्रॉग के पास, ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्शरी एंड टॉप, तो ये थर्ड हुआ आपका। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी है, 50 किलो जूल। द अवेलेबल एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल वॉच, तो प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी रही होगी। आपको पता है कि जब ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होता है 10% लॉ के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में, तो उसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी होती है यहाँ पे उसका 10% ही आगे वाले ट्रॉपिक लेवल में जाता है। फिर यहाँ जितनी भी टोटल एनर्जी आएगी उसका 10% ही यहाँ जाएगा, फिर इनमें जितनी एनर्जी आई उसका 10% ही यहाँ गया। यानी कि ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एनर्जी का जो लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है। पूरे टोटल एनर्जी का 10% ही आगे जाता है, बाकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाती है। ठीक है, तो 10% एनर्जी ही आगे जाएगा। इस हिसाब से कितना एनर्जी होगा प्रोड्यूसर के पास, 5000 किलो जूल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप रीड कर लेंगे, किस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो उस तरीके से आपकी किलो जूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, देख लो भाई, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूड इज अ वेब, A food web is a network of several food chain operating in an ecosystem. Assertion क्या है कि फूड वेब क्या है, नेटवर्क है सेवरल फूड चेन का। ये बात तो क्लियर है हमें कि जितने भी फूड चेन है उनके क्या है, ये नेटवर्क हैं, ठीक है। तो अब रीजन क्या है, फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी। क्या फूड वेब तो हमें पता है कि ये इंटरकनेक्शन है, बहुत सारे क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल के जितने भी ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे क्या होते हैं एक नेटवर्क लाइक फूड वेब बनाते हैं, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक पे डिपेंड ना रहे, उनके खाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की अवेलेबिलिटी होती है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। फूड वेब क्या है, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया, ये तो ठीक बात है कि फूड वेब क्या है, एक नेटवर्क है, तो असर्शन तो आपका सही है। रीजन बोला है कि फूड वेब स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, नहीं, फूड वेब तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा ना। कैसे इंक्रीज करेगा, वो किस तरीके से इंक्रीज करेगा, लाइक अगर प्लांट को खाने वाला डियर है, डियर को खाने वाला लॉयन है, अगर डियर पूरे पॉपुलेशन में से हट गया देन क्या लॉयन को तो अब खाने के लिए कोई नहीं बचेगा, तो लॉयन क्या होगा भाई, अब धीरे धीरे उसकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं होता है, डियर के अलावा और भी ऑप्शन है लॉयन को खाने के लिए, इसे बोला गया है फूड वेब। तो इससे क्या एनवायरमेंटल की तो स्टेबिलिटी बढ़ी ना, इंक्रीज हुई, और यहाँ पे दे दिया है डिक्रीज, तो आप बोल देंगे असर्शन इज ट्रू बट और इज फॉल्स, ठीक है। देन ये आपका है एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये थोड़ा क्लियर नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वैसे आई थिंक वी डू नॉट क्लीन नेचुरल पॉन्ड्स, हम लोग नेचुरल पॉन्ड जो होता है उसको क्लीन नहीं करते हैं या लेक को रेगुलरली, जबकि एक्वेरियम या फिर स्विमिंग पूल जो होता है उसको डेली साफ करने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो नेचुरल रिवर्स हो गए, लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए बेटा, उनमें क्या होता है, उनमें आपका प्रेजेंट होता है नेचुरली डीकम्पोजर्स वगैरह जो कि वहाँ पे डीकम्पोज करते रहते हैं चीज़ों को, तो वहाँ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि स्विमिंग पूल या फिर जो आपका एक्वेरियम है इनमें क्या होता है, कोई नेचुरली डीकम्पोजर्स तो प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन जो डेड पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं या खाए हुए जो फीड के टुकड़े हैं, वो सारी चीज़ें उसमें एज इट इज़ रह जाएंगी। अगर डेली उसे क्लीन नहीं किए देन वो क्या करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा वाटर बॉडीज में, एंड उनमें रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एडवर्सली अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एवरी फूड चेन बिकॉज दे, यहाँ पे बोला गया है कि ग्रीन प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ही हमेशा फूड चेन में क्यों होते हैं, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज नंबर, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में प्रेजेंट रहते हैं इसलिए। एंड देन बोला है हैव अ वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, या फिर इसलिए कि बहुत ज्यादा कम मतलब हार्मफुल केमिकल्स उनके अंदर होती है इसलिए। या बोला गया है हैव टू फीड लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, या फिर हर्बीवोर्स को ज्यादा से ज्यादा खाने मिले इसलिए वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। एंड ऑप्शन 4 है कैन सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, डी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है, तो पूरे इकोसिस्टम में प्लांट्स ही केवल होते हैं जो अपने खाने को खुद बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स। इस वजह से वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लेंगे। इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, व्हाई इज इट यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, यानी जो एक ऑर्गेनिज्म से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्यों यूनिडायरेक्शनल होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान लो क्या है, प्रोड्यूसर्स देन क्या हो जाता है, हर्बीवोर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, इस तरीके से फिर टॉप कार्निवोर्स ऐसे आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्लांट से जो 10% एनर्जी गई, फिर इससे 10% एनर्जी, फिर इससे 10% एनर्जी, कहने का मतलब यही फ्लो ऑफ एनर्जी क्या वापस बाई डायरेक्शनल होता है, फिर यहाँ से भी एनर्जी इनमें ऐसे ऐसे आती है, तो बेटा नहीं आती है, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है वो कंजर्व फॉर्म में जाएगी, एंड बाकी की एनर्जी तो हीट के फॉर्म में लॉस हो चुकी है, एंड ये हीट के फॉर्म में लॉस होना ही बताता है कि एनर्जी का फ्लो है जो यूनिडायरेक्शनली होगा, वापस से तो उतनी एनर्जी बची नहीं कि जो वापस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वेस्टेज
विच, यहाँ पे आपके बहुत सारे वेस्टेज के ग्रुप दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो आपको पता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते क्या हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में इजिली क्या हो, डिग्रेड हो जाए, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे होते हैं जो कि आसानी से डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो आपको बताना है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑप्शन है लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक प्लेट, पॉलीथीन बैग। इनमें देखिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसमें बोला है केवल ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे ग्रुप को चूज करना है केवल उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऑप्शन में बायोडिग्रेडेबल के साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो आंसर लगाएंगे, नहीं। जैसे कि यहाँ पे लेदर फुटवेयर है, प्लास्टिक प्लेट है, तो प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शंस में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी इसके साथ है, जबकि हमारा क्वेश्चन है केवल ऐसे ऑप्शन को बताना है जिसमें पूरे के पूरे ग्रुप क्या हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हो। देन यूज टी लीव्स, कार्डबोर्ड, आयरन नेल्स, ये सब तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल हैं। प्लास्टिक सिरिंज, न्यूज़पेपर, बॉल पॉइंट, ये भी इसमें भी देखो कुछ क्या है, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब क्या है भाई, डिग्रेडेबल है। तो देन बचा क्या, सेकंड इम्पटी मेडिसिन बॉटल, मिल्क पैकेट, एल्युमिनियम कैन, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। यहाँ पे पूछा गया है सनलाइट की जो सन से जो एनर्जी आती है कैप्चर करते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो कितनी परसेंटेज है एंड वो कन्वर्ट होके फूड बनाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द फेट ऑफ दिस एनर्जी व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटेन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड इस एनर्जी का फेट बताना है जब इसको ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को जब कोई कंज्यूमर्स खाता है, तो वही 10% लॉ के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। जो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करती है बेटा टोटल लाइट, वो कितनी, पूरे टोटल सनलाइट की जो लाइट आती है वो कैप्चर करते हैं एंड यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए 1%। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होती है रीचेज होती है उन तक 1% एंड वही फोटोसिंथेसिस में वो यूज करते हैं, देन वो ग्लूकोज को बनाते हैं एंड फिर वो प्लांट में सर्व होते हैं एज अ फूड। नाउ अब नेक्स्ट बात है कि प्राइमरी हर्बीवोर जब उसको खाएगा देन क्या फेट होगा इस एनर्जी का। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स इसको खाते हैं तो एनर्जी जो प्लांट में स्टोर होती है वो उनमें ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, एंड टोटल 1% एनर्जी जो है उनका केवल उनमें 10% एनर्जी ही क्या होगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स तक। जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में, ये बात क्लियर है। दिस इज वाई एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज इनसफिशिएंट एंड इट डिक्रीज इट्स मूव अप इन द ट्रॉपिक लेवल। इस वजह से जो एनर्जी होती है वो इनसफिशिएंट होती है एंड जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते हैं वो डिक्रीज होते जाती है। तो एनर्जी की फेट यहाँ पे क्या है कि वो जैसे जैसे आगे जाएगी वो डिक्रीज होते हुए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ईयर 24 के। चलिए आइए देख लें। अब इसको देखेंगे हम, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। अभी देखो तुम्हारे लिए ट्रॉपिक लेवल वाला जो टर्म है, एनर्जी फ्लो हो गया, ट्रॉपिक लेवल हो गया, फूड वेब हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने ड्यूरिंग क्लास भी आपको हाईलाइट कराई थी एंड अभी भी बोलती हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से रीड करेंगे एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे इस टॉपिक की। देन आइए रीड कर लें। क्या करना है इसमें भाई, हमें फूड चेन में इस जो भी फूड चेन यहाँ पे दी हुई है आपको बताना है कि कौन से में ऐसा फूड चेन है जिसमें कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या है, मिसिंग है। चलो और देख लेते हैं भाई। फर्स्ट तो ग्रास, गोट एंड लॉयन। तो ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड हर्बीवर एंड कार्निवर यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसमें तो तीनों प्रेजेंट हैं, वो सही है। जू प्लैंकटन यानी कि जो पानी में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, फाइटो प्लैंकटन यानी जो जू प्लैंकटन यानी जो एनिमल है, फाइटो प्लैंकटन भी है यानी कि प्लांट्स, स्मॉल फिशेज लार्ज, इसमें भी सारी चीजें हैं। टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। यहाँ पे देखो टाइगर है, ग्रास है, स्नेक है, फ्रॉग है। तो आप बात कर सकते हैं जो ग्रास है, ग्रास को सबसे पहले कोई हर्बीवोर खाता है, जबकि टाइगर, स्नेक, फ्रॉग ये सब तो कार्निवोर्स में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हर्बीवोर होना चाहिए ग्रास को खाने वाला, देन वो ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ये सब तो कार्निवोर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल यानी ग्रास को खाने वाला जो हर्बीवोर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, वो क्या है यहाँ पे एब्सेंट है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, और बाकी इसमें देख लेंगे, इसमें भी प्रेजेंट है ग्रास, ग्रास होकर, स्नेक, फ्रॉग, ईगल। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ये है आपका एक्सप्लेनेशन, आप इसको रीड कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो असर्शन ए क्या है, accumulation of harmful chemicals is a maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। बोला गया है कि जो भी केमिकल्स होते हैं हार्मफुल वो किस मतलब हायर ट्रॉपिक लेवल के फूड चेन में सबसे ज़्यादा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। जितनी ज़्यादा हायर ट्रॉपिक लेवल पे आप जाओगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, हाँ ये बात सही है। क्यों? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, टॉक्सिसिटी हायर टू हायर लेवल पे जाते जाते इंक्रीज होती है। जैसे प्लांट्स में जो DDT वगैरह स्प्रे किया गया है या कोई कंटामिनेटेड इंसेक्ट वगैरह कोई ट्रॉपिक लेवल में कोई भी खा ले तो उसको खाने के बाद उसके अंदर तो जो डिजीजेस आए ही, कंटामिनेशन आए, लेकिन अब जो उसको जो खाने वाला है यानी कि टाइगर को, डियर को जो खाने वाला है, तो डियर के अंदर से तो टॉक्सिसिटी अब तक इंक्रीज हो चुकी होगी और देन डियर को जो खाएगा उसके अंदर सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी ना, कहने का मतलब यही है। तो क्या हो जाएगा, ये तो सही बात है, बट हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। देखो ये आर की बात सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल डिजीज एंड पेस्ट पे स्प्रे किए हुए केमिकल से ही क्या हो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में ट्रॉपिक लेवल पे टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट हो। ये हो सकता है कि कंटामिनेटेड इंसेक्ट वगैरह भी खाने से होता है, तो सिर्फ यही रीजन नहीं है मैक्सिमम टॉक्सिसिटी के इंक्रीज होने का। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट ए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दे लेंगे, यहाँ पे ये रीड कर लेंगे आप। चलो आओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्लांट, डियर, लॉयन, यहाँ पे दिया हुआ है आपको फूड चेन। इनमें पूछा है इन द फूड चेन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। क्वेश्चन आपका ये है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपका प्रोड्यूसर है, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है ये जो फूड चेन आपको दी गई है, अगर इस फूड चेन में से जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, अगर उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए उसके पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, देन क्या इफेक्ट होगा उसका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। क्लियर? तो सबसे पहली बात, डियर क्या कर रहा है, प्लांट को खा रहा है। ठीक है, तो अगर डियर की पॉपुलेशन पूरे तरीके से हट गई तो ग्रेजिंग में, ब्राउजिंग में तो डियर थोड़ा फास्ट होगा भाई, तो डियर के इतना कोई प्लांट को जल्दी जल्दी खा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगी, प्लांट रिच टू द थ्राइव, प्लांट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। एंड ये तो प्लांट पे इम्पैक्ट पड़ा उसका। डियर, लॉयन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लॉयन क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है डियर को, खा रहा है डियर को। देन अगर डियर आपको नहीं मिल रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन में डियर नहीं है आपके, तो क्या हो जाएगा कि लॉयन की जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी, क्योंकि उनको जो प्रे था, उनका डियर, उनका प्रे था, वो डिक्लाइन हो गया। तो इस तरीके से एडवर्स इफेक्ट लॉयन पे पड़ेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे क्या पूछा है, विल द इम्पैक्ट बी द सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल इन द एवर फूड चेन इफ दे वर प्रेजेंट इन अ फूड वेब। अच्छा, अब बोला है कि अगर सेम इम्पैक्ट पड़ेगा लॉयन पे अगर यही फूड वेब में है, तो नहीं, फूड वेब में होगा तो सेम इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। क्यों नहीं पड़ेगा सेम इम्पैक्ट? क्योंकि फूड वेब में और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, फूड वेब में और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो लॉयन के लिए अवेलेबल होंगे एज दियर प्रे, जिसको कि वो खा के अपने आप को मेंटेन कर सके, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। क्लियर? तो सेम इम्पैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट होगा, लेकिन फूड वेब में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बी, गैस एक्स। यहाँ पे गैस है एक्स, यहाँ पे दिया, आपको बताना है वो कौन सा गैस है जो कि डेडली पॉइजनस है, हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे पाया जाता है एंड बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, जरूरी फंक्शन को। उस गैस के नेम बताने हैं एंड फंक्शन जो एटमॉस्फेयर में उस गैस के थ्रू है आपको वो बताने हैं। कौन सा केमिकल है जो कि डिक्रीज करता है इसके लेवल को, एंड व्हाट मेजर हैव बीन टेकन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड कौन से ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप्स लिए गए हैं इसको कंटामिनेशन के लिए, चेक करने के लिए, ये सारी चीजें। तो आओ देख लेते हैं। ये तो आप पढ़ लोगे लॉयन एंड डियर का। यहाँ पे बात करते हैं, वो जो एक्स गैस है वो है ओजोन। कौन सी गैस है? ओजोन। एंड ओजोन क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट करता है अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर पे एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर में। कैसे प्ले करता है भाई?
क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अर्थ तक ना पहुंच पाए फर्स्ट। दूसरा क्या करता है, टेम्परेचर की रेगुलेशन में हेल्प करता है एंड ओजोन की डिप्लीशन में भी हेल्प करता है ताकि ओजोन की डिप्लीशन ना हो सके। बट क्या होते हैं, जो ओजोन की डिप्लीशन है ह्यूमन की एक्टिविटीज से डे बाय डे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो यूज कर रहे हैं तरह तरह के रेफ्रिजरेटर वगैरह में CFCs वगैरह एंड हेलोन्स वगैरह, तो इससे क्या हो रहा है, ओजोन में डिप्लीशन डे बाय डे आ रहा है। एंड ओजोन में डिप्लीशन आएगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा यूवी रेज को, देन वो अर्थ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन की डिप्लीशन की रीजन क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किया गया है कि ओजोन के डिप्लीशन को चेक करने के लिए प्रोग्राम्स, जो प्राइमरी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ने की थी ओजोन के लिए, वो चलाई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसमें कि वो सब्सटेंस को ओजोन लेयर के लिए, जो कि 1987 में कराई गई थी, उन्होंने बताया था कि मतलब जो भी ये प्रोडक्शंस हैं जो कि जिसकी वजह से ओजोन में डिप्लीशन आ रहे हैं, जैसे कि CFCs, हेलोन्स, इन सबको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, जिससे कि ओजोन लेयर सेफ रहे, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग कि नेक्स्ट प्रोग्राम आया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से, यूनेप, ओवरसीज, उन्होंने क्या कर दिया, ओवरसीज कर दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एंड प्रोवाइड किया सपोर्ट, ताकि कंट्रीज में एफर्ट दिया ताकि ODS से इलिमिनेट किया जा सके, छुटकारा पा सके, यानी ओजोन डिप्लीशन के वो सारे सब्सटेंसेस जो कि उन्हें ओजोन के डिप्लीशन में हेल्प करा रहे हैं, उन सारी चीजों को रोक दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम किया गया है ओजोन के डिप्लीशन की चेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेम द टर्म यूज फॉर मटेरियल which cannot break down by biological process, give 2 ways by which they harm various component of the ecosystem। अच्छा, उस टर्म का नेम बताना है जो फॉर द मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय, ऐसा मटेरियल जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, उस टर्म का नेम क्या है, इजी बात है। एंड गिव 2 वेज, 2 तरीके बताने हैं जो कि इकोसिस्टम में हार्म कर रहा है। तो क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है उसके लिए टर्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा बायोलॉजिकल टर्म है मटेरियल के लिए जो कि इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है बेटा। एंड वो कैसे हार्म करता है, देखो पॉल्यूशन एंड टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, आप रीड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट और क्रॉप अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस। हाँ बेटा, पता है आपको कि जो भी पेस्टिसाइड्स ऑफ यूज कर रहे हैं क्रॉप्स वगैरह में, तो वो ट्रॉपिक लेवल में बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू टॉक्सिसिटी, जितनी हायर ट्रॉपिक लेवल पे आप जाओगे उतना ज्यादा टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो इनमें बताना है, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व एंड हाउ एक्सप्लेन डज इट हैपन। इसमें यही फिनोमेना आपको बताना है, यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। आप यहाँ पे देखो रीड कर लोगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे कि टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट होती है हायर टू हायर ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, पेस्टिसाइड्स के एप्लीकेशंस क्या हैं ये आप रीड कर लोगे, क्लियर। एंड ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट है भाई, जब ह्यूमन कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिजम्स को ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे कि फिश हो गया, फिश जैसे कि पानी में कोई आप डाल दिए केमिकल्स, पानी में फिशेस हैं, फिशेस को ह्यूमंस खाएंगे, अगर ह्यूमंस खाएंगे तो उनमें सारी टॉक्सिसिटी आएगी, तो हो सकता है कि बहुत सारे डिजीज हो जाएं, या कभी कभी इंडिविजुअल्स में कॉज डेथ, ये सारी चीजें ह्यूमन पे हो सकती हैं। ठीक है, अब रीड कर लेंगे इसको। अब आते हैं हम ईयर 23 पे भाई। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही चीज आ गई, यूज सेवरल पेस्टिसाइड्स विच रिजल्ट इन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन रिवर और पॉन्ड्स इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सेम क्वेश्चंस हैं कि जिस तरीके से केमिकल्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, क्या ये बहुत सीरियस मैटर है। तो रीड कर लेते हैं एक बार। पेस्टिसाइड्स टॉक्सिक होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, वाटर बॉडीज में अगर जाते हैं कंटिन्यूअसली, वंस द टॉक्सिन इंटर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर टॉक्सिन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर हो गई तो ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, एक्सक्रीटेड नहीं होता है, जबकि ये एक्यूमुलेट होते चला जाता है इनसाइड द बॉडी। जैसे जैसे एक्यूमुलेशन होता है ये टॉक्सिसिटी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहता है एंड सक्सेसिव आगे आगे ट्रॉपिक लेवल पे वो इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इस फिनोमेना को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ज्यादा टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होता है, आपको ये याद रखना है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत ही सीवियर होती हैं, कभी कभी तो इंडिविजुअल्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, राइट वन डिफरेंस बिटवीन, अच्छा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है।
और 2 इम्पैक्ट बताना है एक्यूमुलेटेड वेस्ट का इन्वायरमेंट में, जो कि पुअरली तरीके से डिस्पोज्ड नहीं हो पाता है। चलो यहाँ पे डिफरेंसेस देख लो, जो कि डिग्रेड हो जाए वो होता है बायोडिग्रेडेबल, जो कि नहीं हो वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है, वो आसानी से क्या होता है बेटा डिग्रेड हो जाता है, जबकि ये क्या है हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन काज करता है। इफेक्ट देख लेंगे इन्वायरमेंट पे क्या कर देता है ये, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रीडिंग बहुत तेज़ी से होती है ना, हाउस फ्लाइज, ग्राउंड फ्लाइज, मॉस्किटोज में, जो कि वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, डिजीज इससे बहुत तेज़ी से फैलती है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कारण। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स इंक्रीज, सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। एंड अगर फूड में एंटर कर जाए तो बायोटिक कंपोनेंट्स में, इन्वायरमेंट्स में, फूड चेन में, सबको ये इफेक्ट करता है। कहने का मतलब है टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, हेल्थ इशू बढ़ाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। स्टेट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ओजोन। देखो फिर ओजोन की बात आ गई, ओजोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई देयर आर ए शार्प ड्रॉप इन अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इन 1980s। चलो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, आप रीड कर लो। इसका फंक्शन होता है यूवी रे से प्रोटेक्ट करना अर्थ को, फर्स्ट थिंग, ठीक है, जो कि वेरियस डिजीज कॉज करता है, स्किन कैंसर वगैरह, तो उससे क्या होता है प्रोटेक्ट हो जाते हैं हम, क्लियर ना। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई आपकी। नेक्स्ट है कि 80s में क्यों इतनी शार्पली ओजोन डिप्लीट हो रही थी, मतलब डिक्रीज हो रहे थे। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। दिस डिक्रीज इज ड्यू टू सिंथेटिक केमिकल्स। किस केमिकल्स की वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग कि जिसकी वजह से ओजोन्स में तो डिप्लीशंस वगैरह आएंगे ही, क्लियर। उसके पहले लोग ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे जैसे इतना मॉडर्न होते गए लोग तो चीज़ें भी बढ़ती गई, देन हार्मफुल तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो गार्डन्स आर क्रिएटेड बाय मैन। गार्डन्स लोगों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उसको इकोसिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा, एबायोटिक, बायोटिक, बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, फ्लावर, सबका इंटरेक्शन होता है, तब जाके कोई इकोसिस्टम बनता है। गार्डन में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, श्रब होते हैं, हर्ब होते हैं, स्क्वायरल हो गए, रैट हो गए, बहुत सारे के बर्ड्स हो गए, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए। तो दैट्स वाई गार्डन को क्या बोलते हैं, कंसिडर करते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बायोटिक एंड एबायोटिक, जैसे उनको रहने के लिए पानी, हवा, सॉइल, ये सब चीज़ की जरूरत पड़ती है, एंड सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इंटर कनेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इज नोन एज अ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आप देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एनर्जी विच पासेस, फिर से एनर्जी की, देखो वही सेम क्वेश्चन है। द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स। ये तो बात सही है सरसन, ये बिल्कुल सही है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज अ यूनिडायरेक्शनल। ये आपको पता है ना कि एनर्जी जो होती है वो पास होती है हर्बीवोर में, कभी नहीं आती है वापस। डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स, जो भी एनर्जी पासेस होती हैं वो ऑटोट्रॉप्स तक नहीं आती हैं, पता है। एंड ये यूनिडायरेक्शनल होती है, दोनों ही सही है, ठीक है। ए एंड आर बोथ assertions are true and R is correct explanation for A। यहाँ पे आप ये पढ़ लेंगे, क्लियर। चलो आ जाओ, राइट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सोलर। वही सेम क्वेश्चन देखो, अभी इसके पहले हम लोगों ने भी किया था 25 में कि सोलर एनर्जी से जो कैप्चर्ड होती है लाइट, वो परसेंटेज बताना है। एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है जो ऑटोट्रॉप में, नेक्स्ट लेवल में, फूड चेन में, वो बताना है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, वही बात है एनर्जी की। एंड व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। व्हाई डू डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल, गिव रीजन। चलो भाई यहाँ है आंसर, ये आप रीड कर लो। क्या है, ऑटोटॉप्स कैप्चर करते हैं 1% फोटोसिंथेसिस में, फिर 10% रूल के अकॉर्डिंग आगे क्या होते हैं, 10% एनर्जी ही जाते हैं, बाकी सब लॉस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट मेटाबोलाइज में ऑर्गेनिजम्स के। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड, एक दूसरे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होंगे एंड फूड का ट्रांसफर होना एक लेवल से दूसरे लेवल पे, ये ट्रॉपिक लेवल आपका कहलाता है, ठीक है, क्लियर। There is only 10% flow of energy from one tropic level to the next higher level. The loss of energy at each step is so large that very little usable energy remains after 4 or 5 tropic level. Hence, only
4 to 5 ट्रॉपिक लेवल आर प्रेजेंट इन ईच फूड चेन। क्वेश्चन में बोला था क्यों ट्रॉपिक लेवल में 4 से 5 ही ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होती है ना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जो ट्रांसफर होती है बेटा, वो बहुत कम अमाउंट में ट्रांसफर होती है, लार्जर अमाउंट में वो लॉस हो जाती है, तो उसके बाद एनर्जी बचती नहीं कि आगे ट्रांसफर हो। इस वजह से किसी भी ट्रॉपिक लेवल में 4 से 5 ही, किसी भी फूड चेन में 4 से 5 ही ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, assertion एंड रीजन, भाई देख लो। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, क्लियर बात है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली इन ऑल इकोसिस्टम। आर क्या है, गलत है, एंड ए असर्शंस क्या है, सही है। इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड रहते हैं, लेकिन आर क्या बोला गया है कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट रोल तो प्ले करते हैं, सही बात है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं, वो दोनों ही क्या होते हैं, डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड होके वर्क करते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आर इज अ इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन है, आप ये पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इफ अ हार्मफुल केमिकल इंटर इन अ फूड चेन, अगर कोई हार्मफुल केमिकल फूड चेन में इंटर कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कंप्राइजिंग पीकॉक, प्लांट्स, रैट एंड स्नेक्स, which of these organism is likely to have the highest concentration of the chemicals in its body? Justify your answer, name the process involved and define. ये प्रोसेस कौन सी है बेटा, बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन में ही क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है एक ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल तक। अब आपको बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट होगा, जो टॉप पे होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लांट आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा। प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट्स को बोल सकते हैं कि रैट, रैट खाते हैं प्लांट, पता है तुम लोग को। प्लांट्स को पीकॉक खा सकते हैं क्या, पीकॉक तो स्नेक को भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद हम पीकॉक को ही रख लें। पीकॉक, पीकॉक के बाद नहीं, पीकॉक नहीं रखेंगे, रुक जाइए, रैट रख लेते हैं भाई, रैट। चलो रैट, रैट को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाता है ना पीकॉक, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी किस में होनी चाहिए, आई थिंक पीकॉक में होनी चाहिए। चलो यस, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी किस में होगी, पीकॉक में होगी, क्योंकि टॉप पे कौन है, पीकॉक है, तो पीकॉक में ही क्या होगा, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होगा ड्यू टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये चीज आप पढ़ लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन गिविंग करेक्ट मैचिंग। क्या बताना है, करेक्ट मैचिंग द आइटम्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, डिकम्पोजर्स। चलो हम मिलाते हैं। यूवी रेडिएशंस, एक्सपोजर्स टू यूवी रेडिएशन किसकी वजह से होता है भाई, अगर यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया तो स्किन कैंसर, ठीक है। डिकम्पोजर्स में क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डिप्लीशन होगा। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट, तो यानी कि ए का थर्ड सब में है, तो ऑप्शन बी देखोगे। ऑप्शन बी क्या है आपके लिए, फोर्थ। ऑप्शन बी में 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी का फोर्थ 2 में दिया हुआ है, तो डी भी गलत होगा। अब हम बी और सी में से मिलाएंगे ऑप्शन 4 बी के लिए, तो ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स की वजह से क्या होता है, ओजोन में डिप्लीशन होता है, यानी कि सी का 1 होना चाहिए। सी का 1 किस में दिया हुआ है, बी में, यानी ये भी क्या हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पे देख लोगे आप। चलो आपने सारे क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कर लिया प्रैक्टिस, और आप देख चुके होंगे कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट की हुई है। मैं एक बार आपको समराइज कर देती हूँ, जैसे कि ट्रॉपिक लेवल, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, आपने देखा होगा कि कितना फ्रीक्वेंटली ये सारी चीज़ें, एंड ओजोन के फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम्स आपको मिले होंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे एंड पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।